आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आप सबने भी सुना होगा कि एक गेंद जो है उछलते उछलते हिंदुस्तान तक आ गई पाकिस्तान से, और अपने साथ में कुछ और भी गेंदें ले आई है। ये मजाक की बात नहीं है। ये गेंद की तरह ही एक पबजी गेम के थ्रू एक लेडी हिंदुस्तान में आ जाती है, और वो भी 4 अपने बच्चों के साथ में। बड़ा अजीब सा लगता है ना कि पबजी गेम के थ्रू जो है कोई लेडी जो है हिंदुस्तान में आ जाए, यानी किसी देश की सीमा पार करके दूसरे देश में आ जाए, और वो भी इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके से का मतलब ये है कि विदाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा वो एंटर हो जाए। और ऐसा कारनामा हमारी सारी जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी सर्विसेज होने के बाद में ऐसा हुआ है, तो ये और भी ज़्यादा चर्चा के विषय हो जाता है। चलिए पूरा किस्सा बताते हैं। एक सीमा हैदर नाम की महिला जो कराची में रहती थी, वो पबजी गेम खेला करती थी हिंदुस्तान के एक लड़के सचिन के साथ में। ये उस समय की बात है जबकि कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो उस टाइम वो पबजी गेम खेला करती थी, और पबजी गेम के थ्रू दोनों की फ्रेंडशिप हुई। और फ्रेंडशिप जो है मतलब कहते हैं अफेयर में बदल गई, और अफेयर जो है इतना बढ़ गया कि ये हो गया कि वे अब हम शादी करेंगे। और उसके लिए उसने पाकिस्तान छोड़ दिया और हिंदुस्तान आ गई। क्या ऐसे हिंदुस्तान में आना कोई मजाक का खेल है क्या? लेकिन ये मजाक का खेल बना दिया सीमा नाम की इस महिला ने। इसको वाकई में मजाक का खेल बना दिया। पूरा किस्सा अगर बात करें तो ये है, पाकिस्तान के कराची में रहती थी, और जब ये डिसाइड हुआ कि भी उसको अब हिंदुस्तान जाना है, और हिंदुस्तान जाने के लिए उसने कोई सही रास्ता नहीं चुना, अख्तियार किया। उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले किसी से सलाह ली, एजेंट वगैरह से सलाह ली, जिसने ये बताया कि पाकिस्तान से अगर इंडिया जाना है तो उसने भी ये नहीं कहा कि वीज़ा लेके जाओ, ये सब लेके जाओ ना ना। उसने एक दूसरा रास्ता बता दिया उसे कि आप ऐसा करो कि यहाँ से पहले दुबई चले जाओ, फिर दुबई से नेपाल चले जाना, और नेपाल से आराम से आप इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आराम से आ सकती है, क्योंकि वहाँ कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इंडिया में आने के लिए। तो आप देख रहे हैं ना कितना आसान रास्ता चुना गया, किस तरह से धोखा दिया गया सब एजेंसीज़ को, सबको। अब वो पूरी तैयारी करती हैं, और तैयारी करने के साथ साथ अपनी कुछ ज़मीन बेचती हैं, और उसके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों का भी पासपोर्ट बनाती हैं, और हवाई यात्रा करती हैं, प्लेन का टिकट खरीदती हैं, दुबई पहुंचती हैं, दुबई से फिर नेपाल आती हैं, और नेपाल आने के बाद में नेपाल में मिलते हैं वहाँ पर सचिन, जो बेसिकली हिंदुस्तान में ग्रेटर नोएडा में एक गांव है जिसका नाम रघुपुरा है। बेसिकली वो अच्छा कस्बा है, तो वहाँ कस्बे में रहने वाले ये सचिन है। सचिन यहाँ से काठमांडू पहुँचते हैं, यानी कि नेपाल पहुँचते हैं। नेपाल से वो उसको लेकर वहाँ पर से इंडिया में एंटर होते हैं। इंडिया में एंटर होकर यहाँ एनसीआर रीजन में यानी कि नोएडा आते हैं, यानी कि हमारी राजधानी के पास में आ जाते हैं। पूर्व डीजीपी पुलिस हैं, उनका तो कहना ये है कि ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसका मतलब तो ये कि कोई भी अगर एक महिला ऐसे आ सकती है, तो कल को कोई बड़ा आतंकवादी या कोई ऐसी चीज़ भी आ सकती है। तो फिर ये तो बड़ा सिक्योरिटी की तरफ से बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब चलिए हिंदुस्तान आ गए, और नोएडा में भी आ गए, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में सचिन जो है एक अपने घर में ले आता है, जो कि बेसिकली उसके गांव में है, और वहाँ आके वो कुछ दिन रहती है, और फिर अपने परिवार वालों को सबको मिलवाता है। अब परिवार वाले सब तय करते हैं कि ठीक है अब इनकी शादी कर दी जाए, और वो दोनों शादी कर लेते हैं, यानी 4 बच्चों के साथ में भी वो शादी कर लेते हैं। कोई भी इस तरह का सबूत नहीं है कि वो वहाँ से तलाक लेकर आई है या क्या करके आई है, और उससे शादी कर ली जाती है। शादी करने के बाद में जब बच्चों के एडमिशन के लिए वो स्कूल के लिए जाती है, और वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह ये दिखाती है, तब वहाँ पर ये बात खुलती है कि वो तो पाकिस्तान की महिला है, और उसकी रिपोर्ट कर दी जाती है, और तुरंत ही वो फिर पुलिस तक पहुँच जाती है, और पुलिस उसको ले जाती है। और पुलिस उसको ले जाती है तो उसके बाद में उससे सारी पूछताछ की जाती है, रखा जाता है। सचिन को भी ले जाती है, और सारा पता करने के बाद में पुलिस उसको छोड़ देती है। और इस तरह से वो फिर जो उस गांव में रहने लगते हैं। अब तो बात बाहर निकल गई है, तो वो मीडिया वगैरह सबके पास आ गई। तो अब डे बाय डे वहाँ पे एक के बाद एक मीडिया के लोग वहाँ जाते हैं, उसके इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेने के बाद में जो बातें निकल कर आती हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सनसनीखेज हैं, और चिंता और जो है बहुत ज़्यादा इस तरह का विषय है। क्योंकि इस महिला से जितने भी जो प्रेस रिपोर्टर्स और ये सब लोग बात करते हैं, कई बार ये इसने अपने अपने बयान बदले। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो महिला जो है पाकिस्तान से आई है, उसके बोलने में जरा सा भी पंजाबीपन
उर्दू या फिर किसी भी और भाषा का नहीं है सिवाय हिंदी के। और हिंदी इतनी अच्छी बोलती है जो कि बेसिकली एनसीआर रीजन में बोली जाती है। बड़ा ही अजीब सा लगता है कि उससे जब इंटरव्यू ली जाते हैं तो बिल्कुल वो सेम वही लैंग्वेज बोलती है जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। उसकी लैंग्वेज में कहीं से भी एक बार भी ना तो वो लहजा आता है जो पाकिस्तानी बोलचाल में आना चाहिए, या उर्दू या फिर पंजाबी, ये दोनों लैंग्वेज जो वहाँ बोली जाती हैं सबसे ज़्यादा, उसका कहीं से भी नहीं लगता। और उसके बाद में कुछ और रिपोर्टर्स आते हैं जो उससे इस तरह के सवाल करते हैं कि भाई अगर आप वहाँ से आई हैं तो आप तो मुस्लिम होंगी। तो उसका कहना है हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम पहला जो है सीमा हैदर था और पति का नाम जो गुलाम हैदर, जो बेसिकली इस समय अरब में सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वहाँ से भी उसके इंटरव्यू दिखाए जाते हैं। वो वहाँ से कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई ऐसा झगड़ा वगैरह नहीं था और ये तो गलत किया है। एक शादी होते हुए भी आप दूसरी शादी कैसे कर सकती हैं, दूसरे धर्म में आप कैसे जा सकते हैं। तो इस तरह का विरोधाभास जो है हर तरह के इंटरव्यूज़ में दिखाई देता है। और फिर उसके बाद में कुछ और पत्रकार पहुंचते हैं जो ये पूछते हैं कि अच्छा अब ये बताइए, अब तो आपने नमाज और ये सब चीज़ें छोड़ दी, तो क्या आप पूजा वगैरह करती हैं? यस, मैं सुबह उठ के डेली पूजा करती हूँ। उसके बाद में घर के काम अभी मुझे करने नहीं दिए जाते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारे घर के काम करूँ। वो इतनी सफाई से हर क्वेश्चन का आंसर देती है कि लोग जो है वो अचंभे में आ जाते हैं कि भाई ये किस तरह की लेडी है। अच्छा, अपने आप को 5वीं पास बताती है, लेकिन वो कंप्यूटर चला सकती है, वो पबजी गेम खेलती है, वो पूरा मोबाइल हर तरह से ऑपरेट करना जानती है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत जानती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 5वीं पास महिला पाकिस्तान की ये सब चीज़ें पहले से ही जानती हो? और उसके बाद में और बातें खुलती हैं। वो बातें खुलती हैं तो सामने आता है कि एक पत्रकार उनसे पूछता है कि आप तो महिला जो हैं, आप तो मुस्लिम रही हैं, तो आप मुस्लिम रही हैं तो आप ये बताइए कितने वक्त की नमाज होती है? वो बता देती है। लेकिन जब उससे ये पूछा जाता है कि पहली कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है, तो वहाँ पे वो गलती कर देती है। साथ साथ अगर उससे ये पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए फजर की नमाज में कितनी रकात पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद में जोहर की कितनी पढ़ी जाती हैं, तो वो 2 बताती है। जब उससे कहते हैं कि 2 नहीं होती, 2 सुन्नत होती हैं और 2 फ़र्ज नमाज होती हैं, तो वो आराम से उसको झुठलाती है और ये कहती है नहीं मैंने तो फ़र्ज नमाज बताई थी। अगर किसी से सामान्य तरीके से पूछा जाए कि नमाज में कितनी रकातें होती हैं तो बड़े आराम से उसको बताना चाहिए 4 रकातें होती हैं। जब पूछा जाए कौन सी, तब उसको बताना चाहिए कि भाई वो सुन्नत कितनी पढ़ी जाती हैं और फ़र्ज कितने पढ़े जाते हैं। इसी तरीके से उसने ना जौहर का ठीक बता पाई और जौहर के बाद की जो नमाज की सीक्वेंस है वो तो उसने बिल्कुल बताई नहीं। एक मुसलमान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कलमा। जब उससे कलमा पूछा गया तो उसने कलमा भी नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ यहाँ से 3 से 4 महीने यहाँ पर आए हुए हैं उसको, और वो ये सारी बात भूल जाए? ये पॉसिबल नहीं है। खुलासे तो और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अगर इसको एक रूप से देखा जाए तो क्या प्यार मोहब्बत अलग चीज़ है, लेकिन क्या आप उसके लिए गैर कानूनी काम करेंगे? किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं है। इससे पहले इब्रा और मुलायम की भी एक ऐसी स्टोरी थी जो पाकिस्तान से रिलेटेड थी, लेकिन उस केस में उसको वापस डिपोर्ट कर दिया गया था, यानी पाकिस्तान भेज दिया गया था। अब इस केस में भी क्योंकि इतने सारे खुलासे हो रहे हैं और जब वो ये पता लगता है कि वो ठीक से मुस्लिम बातें भी ठीक से नहीं बता पा रही, तो उसकी बात में बहुत शक हो रहे हैं। दूसरा, उसका भाई जो पाकिस्तान आर्मी में है, उसके चाचा जो है वो पाकिस्तान आर्मी में है, इससे और भी ज़्यादा शक बढ़ता है। तो इसलिए जो अब ये वाला केस जो है ये पुलिस के से हाथ से लेकर ये एटीएस को दे दिया गया है, यानी यूपी पुलिस के अलावा अब एटीएस पुलिस जो है वो यूपी की वो जांच पड़ताल कर रही है। और अभी जो पता चला है वो ये पता चला है कि दो दिन हो गए हैं उनको, ये पता नहीं है ठीक से कि वो हैं कहाँ। वो अंडरग्राउंड हो गए हैं या उन्हें पुलिस ने उठा लिया है, लेकिन कुछ भी कहिए, कुछ है तो सी इसमें पेच जो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे मसलों में इस तरह से लापरवाही होना ये अपने आप में बहुत गलत बात है। प्यार मोहब्बत एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन उसके ऊपर आप कानून नहीं तोड़ सकते। राजी फिल्म की स्टोरी सबको पता ही है कि राजी फिल्म की क्या स्टोरी थी। उसमें भी इसी तरीके से एक महिला के बारे में दिखाया गया था, लेकिन वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन ये लगता है कि कुछ और कहीं ना कहीं दोहराने की कोशिश की जा रही है। चलिए,
अब जो भी कुछ होगा, जब ATS और इन सब के हाथ में आ गया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और जो भी पढ़ते हैं वो खुलकर सामने आएंगी और पूरी तरह से इंसाफ होगा, और जो गलत चीज़ें हैं वो गलत तरीके से ना की जाएं। ये कम से कम आगे के लिए एक एग्ज़ाम्पल बनेगा। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि सिक्योरिटी में किसी तरह की लापरवाही और ढील नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए किसी भी तरीके से अगर इस तरह की कोई वाक़या दोबारा होने की कोशिश हो या फिर कुछ ऐसे बात हो तो वो तुरंत वहाँ पर रोका जा सके, इस तरह के इंतजामात किए जाने चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। कोई नई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर देंगे आपको। अगर आपका ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और रिश्तों की कदर कीजिए। रिश्ते जो होते हैं वो हमें ज़िंदगी में आगे की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।